हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हो, हम लिविंग वर्ल्ड डिस्कस कर रहे थे। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, मतलब उसका एनसीईआरटी का जो भी कंटेंट था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं। तो आज की क्लास जो है वो बेसिकली लिविंग वर्ल्ड से जो भी नीट के क्वेश्चंस आते हैं उसे देखने की है, तो वो हमें डिस्कस करना है। तो आई एम शेयरिंग दी स्क्रीन एंड लेट्स सी। मैंने एक्चुअली खुद से क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, ये एक वेबसाइट है जिसकी पीडीएफ मैं यूज कर रही हूँ। तो easybiologyscience.files.wordpress.com है, तो उसके है ये फाइल। तो आप इस लिंक पे जाके इसे देख सकते हो और इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पे, क्या चीज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्या आपको दे रखा है, तो फर्स्ट आपको बोला है मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं एंड इसके अलावा डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव करके दो टर्म्स हम यहाँ यूज करते हैं, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब कि सिर्फ इन्हीं में है और किसी में नहीं मिलता, ठीक है। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ऐसे कैरेक्टर्स हैं वो जो कि सिर्फ इन्हीं में मिलते हैं, मतलब सिर्फ इन्हीं एनिमल्स और प्लांट्स में मिलते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मिलते। तो यहाँ क्या दे रखा है, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कॉन्शियसनेस, ग्रोथ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि इन सब में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी सिर्फ इन्हीं कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलते हैं, बाकी सब में इतने कॉमन नहीं है। न्यूट्रिशन एज सच आप नहीं बोल सकते हो, तो न्यूट्रिशन वाला तो गलत हो गया। ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन कॉन्शियसनेस, ये आपको देखना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपको देखने को मिलती है, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है ग्रोथ, ना ही रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी सिर्फ इन्हीं में नहीं होती है, औरों में भी होती है, और भी ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर देखने को मिलती है। तो इसमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर वुड बी फोर्थ वन, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज फाउंड मोर कॉमनली इन हायर ऑर्गेनिजम्स। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस वगैरह वाली चीज होती है ह्यूमंस में देखने को मिलती है, बाकी सब में इतनी कॉमन नहीं होती। तो डी इज मोस्ट एक्यूरेट। ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी गुड, बट फिर भी कुछ इस टाइप का है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ना ये बार बार क्लियर करना पड़ेगा तभी जाके सारी चीजें मैं कर पाऊंगी। ओके, सो वी हैव दिस सेकंड क्वेश्चन हियर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डैश रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी जिनके कैरेक्टर्स मोर और लेस सिमिलर होंगे टू दी पेरेंट्स। तो इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन। वी नो दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड, so it is the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. So B is the correct answer here. After this, if we talk about the next question, third one, तो थर्ड में आपको क्या बोला है, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। किस फीचर के बेसिस पे आप फैमिलीज को डेजिग्नेट करते हो। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली गिवन है। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, दोनों के बेसिस पे आप ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स की फैमिलीज को कैटेगराइज कर सकते हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव दोनों करेक्ट होगा यहाँ। फोर्थ वाला जो है वो क्या है, फोर्थ आपको बोला है सम टोटल ऑफ ऑल दी केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन दी बॉडी। ये भी डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की। मेटाबॉलिज्म होता है, सारे रिएक्शंस जो भी बॉडी के अंदर होते हैं उन सबको हम मेटाबॉलिज्म में कंसीडर करते हैं। फिफ्थ आपको बोला है सेल डिविजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। तो कॉन्टिन्यूअसली ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज, ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज एंड कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली नेवर, वंस ट्वाइस। वंस ट्वाइस और नेवर वाली कोई चीज नहीं होती है, आपको पता है। सेल डिविजन प्लांट्स में हमेशा होता रहता है, बट एनिमल्स में एक स्टेज तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता। उसके बाद सिर्फ सेल डिविजन होगा बॉडी के सेल्स को रिप्लेस करने के लिए,
ठीक है, रिपेयर करने के लिए, आगे वैसे नहीं होगा। तो सेल्स जो भी डिवाइड करते हैं एनिमल्स के अंदर, वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही करते हैं, उसके बाद नहीं। तो इसीलिए ये आंसर है इसका। नेक्स्ट लेट्स लुक एट द अदर वन, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ में आपको क्या बताया हुआ है? सिक्स्थ में बोला है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा, ये सारे फिलामेंटस फॉर्म है। तो फिलामेंटस जो भी फॉर्म होती है उसके अंदर ज्यादातर जो भी मोड है रिप्रोडक्शन का, वो कौन सा होता है? वो होता है फ्रेगमेंटेशन, मतलब इसका टूटना यहाँ से इस तरीके से। तो फ्रेगमेंटेशन इज मोस्ट कॉमन, इसीलिए फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे आंसर आना चाहिए। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूसिवली अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सीजनल ब्रीडर्स को ही एक्सक्लूसिवली अफेक्ट करता है, तो सीजन के अकॉर्डिंग क्या चेंज होती है वही चीज अफेक्ट करेगी दोनों को। तो फोटो पीरियड होता है, वाटर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज वुड बी द आंसर हियर। लाइट का पीरियड भी चेंज होता है जब भी आप एक सीजन से दूसरे सीजन में जाते हो, टेम्परेचर भी चेंज होता है, और वाटर का लेवल भी चेंज होता है, तो इसीलिए ये आंसर है यहाँ। सो आफ्टर दिस हमारे पास है ये एट्थ क्वेश्चन। तो आई डोंट नो मैं कितने डिस्कस करूंगी आज, बट लेट्स सी जितने हो पाते हैं। एट्थ में आपको बताया है कि कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर, उस पेयर को क्या बोलते हैं? उस पेयर को कपलेट बोलते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी हो तो उसके अंदर कपलेट वाली चीज जो है वो आपको मेंशन की हुई है कीज के केस में, ठीक है। तो इसीलिए कपलेट वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। फ्लोरा और मैनुअल वगैरह नहीं होते हैं, तो वो चीज है। देन आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नाइन्थ वन। ऑर्डर किससे एंड होता है? ऑर्डर्स के पीछे एंड में एल्स होता है ज्यादातर, पोएल्स, इसके अलावा स्यूडोमोनियल्स, इस तरीके से एल्स लगता है, ये याद रखना। क्वेश्चन डिस्कस करने का मेन मोटो जो मेरा है ना वो यही है कि आपको कुछ एडिशनल चीजें मिले, एडिशनल चीजें पता चले जो आपको पहले नहीं पता थी, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड इंटरैक्शन, ऑल। सारी की सारी चीजें जो यहाँ मेंशन की हुई है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं, नॉन लिविंग चीजों में नहीं होते, तो इसीलिए डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर हियर। आफ्टर दिस वी हैव द अदर वन, इलेवेंथ वाला। तो इलेवेंथ वाले क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है आपको? इलेवेंथ में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? कौन सा सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है? तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस occur in vitro, increase in mass from inside only, perception of events happening in the environment and their memory, and increase in mass by accumulation of material both on the surface as well as internally. This is not correct, क्योंकि external surface पे जो भी accumulation होता है material का वो आपको देखने को मिल सकता है in the non living things also, ठीक है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट और उनकी मेमोरी, तो जो भी आसपास के इवेंट्स हैं उन्हें देखना, उन्हें समझ पाना, एंड उनकी मेमोरी जो है, ये सारा का सारा फीचर आपको जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, बट नॉट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो दिस कैरेक्टर, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में परसेप्शन नहीं होती इवेंट्स की, सारी चीजें जो भी आसपास हो रही है, क्योंकि कोई पर्सन पैरालिसिस में भी हो सकता है, कोई कोमा में भी हो सकता है, तो वो सब परसीव नहीं कर पाते जो भी आसपास की चीजें होती है उन्हें। तो बी इज मोस्ट एक्यूरेट। मेटाबॉलिक रिएक्शन तो इन विट्रो हो रहा है ना, तो ये भी लिविंग का नहीं है। तो इनसाइड से मास का एक्यूमुलेशन एक कैरेक्टर है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, बाकियों में नहीं। आफ्टर दिस वी हैव दिस ट्वेल्थ क्वेश्चन हियर। ट्वेल्थ वाला क्या बोल रहा है आपको? ट्वेल्थ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर टू द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स ऑन अर्थ? अर्थ में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटीज है उन्हें अगर हम रेफर करते हैं तो कौन सी टर्म हम यूज करते हैं? बायोडाइवर्सिटी। याद हो अगर, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है कितने नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं,
प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी हो अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो बायोडाइवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर हियर। ICBN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, तो वो आपको यहाँ दे रखा है ए वाले में। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? एक नाम जो दो साइंटिस्ट ने दिया, एक साइंटिफिक नेम जिसमें जेनरा एंड स्पेसिफिक एपिथेट है, दो नाम जिसमें एक लैटिनाइज है और एक जो है वो पर्सन का है, दो नाम जो सेम प्लांट के हैं। बी इज करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म का ऐसा नाम जिसके अंदर जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट दो चीजें इंक्लूडेड हो। तो ये भी था एक चीज। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव दिस 15th क्वेश्चन। 15th में क्या बोला है? 15th में बोला है हर्बेरियम क्या है? गार्डन है, गार्डन है, ड्राई गार्डन है, या केमिकल है प्लांट्स को किल करने के लिए? हर्बेरियम इज अ गार्डन वेयर मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रोन, गार्डन वेयर हर्बेशियस प्लांट्स आर ग्रोन, एंड ड्राई गार्डन या केमिकल। तो ड्राई गार्डन इज मोस्ट एक्यूरेट। कभी कभी क्या होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलता जैसा आपको चाहिए था, बट आपको क्या होगा कि कुछ आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या हो सकता है। जैसे गार्डन तो नहीं है ऑल्दो ये, बट फिर भी जो ए और बी ऑप्शंस हैं वो कंप्लीटली इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बोल रहे हैं ग्रो करे जाते हैं प्लांट्स, बट हर्बेरियम में हम ग्रो नहीं करते, हम शीट्स के ऊपर उन्हें स्टिक कर देते हैं, ड्राई करते हैं, तो इसीलिए ग्रो करना सही नहीं है। सिमिलरली हर्बेरियम केमिकल भी नहीं है, तो पॉसिबल आंसर सिर्फ सी होगा। इस तरीके से आंसर किया करो, गलत नहीं होगा फिर। आफ्टर दिस वी हैव दिस 16th क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम। फेमस बोटानिकल गार्डन क्यू कहाँ पे लोकेटेड है? तो क्यू एक जगह है इंग्लैंड में, वहां पे लोकेटेड है। Which one of the following taxonomic aid provides information for identification of name of species? Names अगर आपको देखने हैं तो किसका यूज करोगे? मोनोग्राफ, मैनुअल, फ्लोरा या पीरियोडिकल? स्पीशीज का नाम है, सिर्फ प्लांट्स का नहीं, प्लांट्स के लिए फ्लोरा होता है, तो वो नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आपको नाम देखने हैं तो पीरियोडिकल में नहीं होगा। पीरियोडिकल इज जस्ट लाइक अ मैगजीन जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आती रहती है। मोनोग्राफ में सिर्फ एक ही स्पीशीज के बारे में होता है, ज्यादातर के बारे में नहीं, एक के बारे में सिर्फ, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बी मस्ट बी द आंसर हियर, मैनुअल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 18th में आपको क्या चीज मेंशन करी हुई है? तो 18th में आपको बताया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग taxonomic aids can give comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family at a particular time। तो इनमें से कौन सी चीज जो है टेक्सोनॉमिक एड है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट देगी, सारी इंफॉर्मेशन देगी सिर्फ एक जीनस या फैमिली के बारे में? तो यहाँ पे आएगा मोनोग्राफ, सिर्फ एक ही के बारे में बता रहा है। ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव 19th में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक एड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन, एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन में क्या चीज यूज होती है? सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे कीज होती हैं जो यूज होती है। मोनोग्राफ में एक ही टाइप की स्पीशीज के बारे में तो ये नहीं हो सकता। फ्लोरा सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, एनिमल्स के लिए नहीं। और कैटलॉग में सिर्फ नाम होते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप कैरेक्टर्स के बेसिस पे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। तो प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? क्यों करना चाहते हैं हम क्लासिफिकेशन? ताकि ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन पता लग सके, इवोल्यूशन पता लग सके ऑर्गेनिजम्स का, नेमिंग की जा सके या आइडेंटिफिकेशन हो सके अननोन ऑर्गेनिजम्स की। तो क्लासिफिकेशन हम मेनली करते हैं इस बेसिस पे, ताकि हम जो भी अननोन ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको इजीली आइडेंटिफाई कर सके, तो उसके लिए जनरली ये होता है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो और काफी सारी चीजें पता चली हो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। आगे और भी वीडियोस आएंगी तो उसमें हम आगे का और डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। मैं चाहती हूँ 2-3 क्लासेस हम क्वेश्चन की रखें, तो एक चैप्टर हो गया हमारा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।